बोलो फॉर्मूला बोलो। डेल आर, अच्छा इसको R2 माइनस R1 लिखते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन में, जल्दी बोलिए। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो ये समझे कि फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फ़ा इंटू डेल टी। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो आर नॉट इधर गुणा होकर इधर जाएगा, फिर वही नीचे भी आएगा आर नॉट ना। हाँ, तो डेल टी इंटू आर नॉट मतलब R1, आर नॉट का मतलब R1, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर यहाँ आर नॉट माने थे और यहाँ इनिशियल R1 मान रहे हैं। तो अगर किसी टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस R1 है और किसी टेम्परेचर T2 पर रेजिस्टेंस कितना है R2, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन में इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1, यही बनेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे एक छोटा सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मेजर टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, अ सिल्वर वायर has a resistance, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm, ये NCERT का सवाल है। a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius, resistance of 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखो, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब उसी में आगे, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ, दूसरा कितना बोले रेजिस्टेंस, 2.7 ओम एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको 100 पर 2.7 है, तो T2 और R2 मान लो और T1 R1 मान लो। फिर सब लोग आगे लिखे, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ, अरे एक सेकेंड, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, है ना, निकालिए। छोटा सवाल है, फट से करके आंसर बताओ, आगे बढ़ो। यहाँ पे तुम टेम्परेचर के यूनिट को केल्विन में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि डिफरेंस है, सेल्सियस में रहने देना।
हो गया क्या? कितना आ रहा है? 3 पॉइंट, क्या करना है? 3.93 इंटू 10 क्या? 3.9 10 टू पावर -3 क्या? यूनिट बताइए आप मेरे को, बोलो बोलो। वन अपॉन डिग्री को केल्विन, डिग्री से करे डिग्री सिर्फ सेल्सियस और फारेनहाइट सब लगता है, केल्विन के साथ नहीं लगता। डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हो क्या? इनवर्स। अच्छा हाँ जी, देखिए सवाल कुछ नहीं है ना, वैल्यू पुट करना था सिर्फ। अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको। अल्फा ही होगा आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। R2 माइनस R1 निकाल लो, इसको फिर से लिख दे रहे हैं अपॉन में R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 वैल्यू रखेंगे आप। R2 कितना है? 2.7। R1 कितना है? 2.1। R1 कितना है? 2.1। क्या हो गया भाई? इसमें डिफरेंस देखो, 100 में 27 घटा दोगे तो 73 बचेगा, 0.5 घटाओगे तो 72.5 बचेगा। देखो ऊपर आएगा 0.6, नीचे आएगा 2.1 और ये 72.5। ठीक है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करो सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे 100 में 2 0 है, एक से ये गया, एक से ये गया, तो क्या 21 गुणे 725। ठीक है, आप क्या करें, आप 3 से काट दें, 3 7 21 और 20 बार में कट जाएगा। 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 एकम 5 और यहाँ 2 बचा, 5 चौका 20 और 50 25। ठीक है जी, तो ये बचा 4/145। ठीक है, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दें आप, तो 100 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 100 ही हो जाएगा। और नीचे वाला जो 100 है इसको 10⁻² लिख दो ऊपर जाकर के अभी के लिए। ठीक है, 5 से काटो, 5/4 से 80 हो गया और इसको 5 से काटोगे, 5 2 10, 5 9 45। ये बचा 80/29 इंटू 10⁻²। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती नहीं हुई है ना। ये घटा 0.6 बचा, ये 0.1 ऊपर नीचे 100 से गुणा किए, 1 डेसिमल गया, 1 0 बचा यहाँ पर, इसमें 100 से गुणा किए, डेसिमल खत्म, 21 बचा और 725 बचा। इसको काटे 3 7 21 और 20 यहाँ 100 हो गया। 5 से काटे, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौका 20 50 25। 4/145 बचा था, ऊपर नीचे फिर 100 से गुणा किए, ऊपर का 100 का गुणा 400 में आ गया, नीचे का 100 का गुणा ऊपर जाके 10⁻² हो गया। फिर किससे काट दिए? 5 से काट दिए, 5/40 तो 80 हो गया और 5 दूनी 10 और 5 9 45, 80/29। ठीक है, इसको आप डिवाइड करें 80/29 को, क्या छूट गया बेटा? अच्छा सॉरी, अच्छा 7 छूट गया, हाँ वही तो, ठीक है, छोटा वैल्यू और आएगा, 7 छूट गया। तो ये हो गया 80/9 7 63 के 3 हाथ से लगा, 6 7 दूनी 14 और 6 20 है ना। तो एक काम करो, इसको 1 0 और दे दो और 10 का पावर एक और घटा दो, -3। बात नहीं मतलब 10 से फिर गुणा बात कर दिए। अब आप इसको डिवाइड कर पाएंगे आराम से। देखो 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 बार में जाएगा तो ये 812 हो जाएगा, तो 3 बार ले जाएंगे आप। ठीक है, 3 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 609। तो इसमें से घटाएंगे तो 191 बचेगा, 191 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 1910 हो जाएगा। तो फिर ये अगर 1910 है ना, 1910 ये 5 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 1015, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाएं इसको, है ना, इसको 4 बार ले जाएं। अरे समझ रहे हो क्या हम क्या बोल रहे हैं? 10⁻³ यूनिट देखो, रेजिस्टेंस का ओम और ओम में से ओम घटा, ओम बचा, ओम और ओम ऊपर नीचे कट गया, नीचे क्या बचा? टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, है ना, यही आंसर आ रहा था क्या? 3.4 3.9 आ रहा था। अच्छा क्या बोल रहे हो? एक बार हम देखो इसको और डिवाइड कर ले रहे हैं, एक बार डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 203 है, 3 बार ले जाते हैं, 9 हो गया और ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, 10 में से ये 6 से बचा ना 200, 200 में से 9 गया 191, फिर डेसिमल गया, ये हो गया ना। अरे हाँ भाई, ये 1900 हो जाएगा, सॉरी 1900 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, सही बात है, 9 बार जाएगा, 9 3 27 के 7 हाथ से लगा 2 और 0 27 हो जाएगा ये,
और 9 दूनी 18 हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा 9 बार। 3.9 सही आंसर है, 3.9 ये सही आंसर है। ठीक है जी, क्योंकि जब पहली बार में ही 3 गया तो 100 बचा। ठीक, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हेडिंग लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग लगाइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम नया है, लेकिन इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ ना आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आराम से इसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक टाइम आता है जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आपको रिलैक्सेशन टाइम की समझ होनी चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज़ होती है। देखो पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम पूरा प्रूविंग कराते हैं, समझ जाना ना। एक स्टेटमेंट लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, लिखो इट इज डिफाइंड एज the average velocity. It is defined as the average velocity with which the free electrons get drifted. The free electrons get drifted towards the positive end in a conductor, under the influence of an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड applied across the conductor. देखो मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा कुछ समझाना है। ये मान लो कंडक्टर है और इसमें एक सोर्स से हम पावर दे रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ से जुड़े हुए हैं इसको हम, ये वायर है और इस वायर के अंदर आप की वगैरह लगा लेंगे, जो बेसिक चीज़ होती है उसको आप लगा लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। खैर ये देखो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लंबाई मान लो L है, इस कंडक्टर की लंबाई L है, ठीक है, पर ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है ना, मतलब मान रहे यूनिफॉर्म वायर है ये, उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो A है, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा एरिया A है। और यहाँ पर कुछ वोल्टेज सप्लाई करोगे, तो वोल्टेज सप्लाई करने से L लेंथ का वायर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। V बराबर EDR आप जानते हैं, V बराबर EDR, तो V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अक्रॉस द लेंथ R। तो अगर आप यहाँ पे V वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, तो L लेंथ के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, V बाई L आएगी। बात समझ आ रही क्या, आप फॉर्मूला जानते हैं ना V बराबर EDR, तो V बराबर E की जगह E लिख दो और DR की जगह L लिख दो, ये फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे अभी हम। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, पूरा वायर ही है ये, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, बात समझ आ रही क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये वाला एंड नेगेटिव, एकदम आराम समझना, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉजिटिव एंड है तो यहाँ भी पॉजिटिव एंड हो जाएगा, बात समझ आ रही क्या, और ये नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहेगा
इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, बात समझ आ रही का? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड E में किसी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई लगता है, बात समझ आ रही है, लगता है ना। तो मान लो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वाले के अंदर यहाँ से यहाँ तक E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होगा या माइनस से प्लस होगा, प्लस से माइनस होगा ना, प्लस से निकलता है माइनस में हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर है, वो फोर्स लग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही रहा है। आपको इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू पता होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, F बराबर Q इंटू ई फॉर्मूले से। F बराबर Q इंटू ई फॉर्मूले में F वेक्टर है, Q स्केलर है, E वेक्टर है। F वेक्टर का डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट रहा, F वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहा, तो फॉर्मूला F बराबर माइनस Q इंटू ई बन जाएगा, बात मेरी का। या फिर अगर तुम इसको समझो कि इलेक्ट्रॉन है तो ऑटोमेटिक वहाँ माइनस ई रख देना, बात एक ही है। ये नहीं कि सर फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एक माइनस उसकी वजह से और एक माइनस इलेक्ट्रॉन की वजह से, बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, माइनस ई इंटू ई। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होता है ना F, इसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई। चार्ज कितना है, E, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा। तो मेरी बात समझो, इस फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्सिलरेशन भी होगा और वेलोसिटी भी होगी, बस मेरी का। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी होता है, बात समझ आ रही का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ना। तो अब मेरी बात समझो, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझाने के लिए थोड़ा बड़ा फिगर बना रहे हैं कंडक्टर का, वही फिगर है बस हम कंडक्टर बना रहे हैं। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर इसका एक एटम है मान लो, सपोज करो, और यहाँ पर भी इसका एक एटम है, इसी कंडक्टर का एक एटम यहाँ पर है। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का फिजिकल मतलब बताइए कोई मेरे को, और जोर से बताओ, जल्दी से बताओ। करंट को जाने को रोकता है, तो थ्योरेटिकल बात हो गई। और रेजिस्टेंस क्या होता है असल में फिजिकली? क्या डिवाइस, डिवाइस, अरे और कोई बोलो ना। अरे यार तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, अगेंस्ट, पार्लियामेंट, राहुल गांधी। इलेक्ट्रॉन को चलते टाइम रुकावट, देखो ये हिंदी का पार्लियामेंट है। क्यों? वो रेजिस्टेंस होता है क्या फिजिकली? कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को चलने में रोकती है? उसी कंडक्टर का एटम। रेजिस्टेंस का मतलब होता है द एटम्स ऑफ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के एटम तो खुद नहीं चल रहे होते हैं ना। कंडक्टर लिक्विड होता है क्या? आपके घर में लिक्विड तार लगा है, मन करता है उसको पी लेते हो। आपके घर में जो कंडक्टर है जनरली वो सॉलिड होता है, और उस सॉलिड कंडक्टर का जो एटम होता है वो तो अपने लोकेशन पे फिक्स होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, लेकिन मोर ओवर वो अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा होता है, वो वहीं पर रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, वो तो चलेगा। तो हम ये जो चीज़ बना रहे हैं ना, ये वो एटम्स बना रहे हैं जो एटम्स का लोकेशन फिक्स है। मान लो इतने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं एक कंडक्टर के अंदर, एक तो यहाँ बना देते हैं, इतने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, एक यहाँ फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है ना, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है। जितने एटम हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मत गिनने लगना, है ना, क्योंकि हम कुछ एटम बनाए हुए हैं, एटम बहुत सारे होंगे। मान लो कि यहाँ पर फ्री है। देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो एटम है वो भी अपने लोकेशन पे वाइब्रेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना एटम के पास भी अपने जगह पे, ठीक है। एटम के अंदर बॉन्ड नहीं होता है कंडक्टर में। कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर 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 के सारे एटम्स हैं। बात में आ रही क्या? हम एक सिंपल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे अपनी जगह पे। अरे भाई इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन कर रहे होते हैं ना, जिग 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 जिग। बात में आ रही क्या? तो अगर मान लो कि हम अभी इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे? नहीं चलेंगे, इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे इंटरनल एनर्जी होती है ना सबके पास,
तो अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। कैसे पता? ये एटम से टूट के बाहर आया ना, इलेक्ट्रॉन एटम से तभी टूटता है जब उसको एनर्जी देते हैं आप, तभी तो वैलेंस छोड़ के बाहर आएगा, जिसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आपको याद है क्या, क्लास 11 में पढ़े हुए? तो ये इलेक्ट्रॉन अपने, मान लो इसका एटम है, टूट के बाहर आया होगा, इसका मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये उस काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी की वजह से एक रैंडम मोशन में इन्वॉल्व होगा, मतलब अपनी जगह पे ना घूम फिर के वहीं आ रहा होगा, घूम फिर के वहीं आ रहा होगा, ऐसा एक मोशन कर रहा होगा। बात में आ रही क्या? मतलब इसका मीन पोजीशन क्या है? इधर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, देखो अगर मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, इस बात को समझो, अगर इस एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 एक मोशन कर रहा होता, लेकिन लगभग इलेक्ट्रॉन यही होता। बात में आ रही क्या? जैसे हम लोग खड़े हैं, हम कहाँ खड़े होकर पढ़ाते हैं, क्या बोलोगे? यहाँ पर। लेकिन क्या टेक्निक में यहाँ खड़े नहीं, हम यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, मीन पोजीशन लगभग यहीं पे है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब एक पोटेंशियल डिफरेंस में प्रोजेक्टेड नहीं होता है, मतलब जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह पे एक रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिगजैग मोशन। मतलब जिगजैग का मतलब क्या होता है? एक रैंडम वे में। लेकिन आप जैसे ही इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं, दो बातें होती है, ध्यान सुनना। पहला तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, पास में क्या? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराओगे तो इधर पॉजिटिव है और इधर क्या था? नेगेटिव। सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहेंगे। देखो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ना ऐसा नहीं होता है कि अपना मोशन छोड़ के चल दिए, मतलब जिगजैग नहीं करेंगे सीधे चल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते 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 इधर बढ़ेंगे। बात में आ रही क्या? ये अपना जो मोशन कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और इधर भी जैसे अर्थ के अराउंड मून घूम रहा होता है, आपको पता है ना? और वो अर्थ, मान लो यहाँ सन है, ये अर्थ है, ये मून घूम रहा है, तो ये मून घूमता भी रहता है और सूरज का चक्कर भी लगाता रहता है अर्थ के साथ में। बात में आ रही क्या? वही बात हमको समझाना चाह रहे हैं कि ड्रिफ्टिंग का मतलब समझो। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि आप अपना पर्सनल मोशन कह लो, आप जो मोशन परफॉर्म कर रहे थे बाय योर ओन, खुद से जो मोशन परफॉर्म कर रहे थे वो आप करते रहेंगे। ड्रिफ्टिंग का मतलब समझा रहे हैं हम कि ड्रिफ्टिंग एक वर्ड है इंग्लिश में। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि आप जो मोशन कर रहे थे खुद के एनर्जी से वो करते रहेंगे। वो मोशन करते 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 किसी दूसरे फोर्स के वजह से आप उस फोर्स के डायरेक्शन में भी बढ़ेंगे। दिस इज ड्रिफ्टिंग, जिस पर कक्षा 11 में नैया वाला सवाल बनता है, बोट एंड रिवर का। क्या होता है सवाल में? आप याद करिए, ये रिवर जा रही है ऐसे इधर, बोट को जाना इधर। अगर आप सिर्फ इधर का नैया, ये आपकी नाव है, अगर आप सिर्फ इधर का नाव चलाएंगे तो नाव कहां पहुंचेगी? यहां पहुंचेगी। क्यों? नाव को पहुंचना यहां था, लेकिन नाव कहां पहुंची? यहां, क्योंकि रिवर इधर का फ्लो कर रही थी। तो क्या नाव आगे नहीं बढ़ी है? आगे बढ़ी है ना, लेकिन ये जो दूरी है ये क्या हो गया? ड्रिफ्ट। बात में आ रही क्या? ये हो गया ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि आप खुद का मोशन करते रहेंगे और उसको करते करते किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के वजह से आप दूसरे डायरेक्शन में भी मोशन करेंगे। तो समझो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अपना मोशन करते, ऐसा नहीं कि मोशन इनका प्रभावित ही नहीं होगा। अब जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, समझो हम क्या कह रहे हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन करता है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके ऊपर तो एक फोर्स इधर का ही लग रहा है ना, तो वो तो ये वाला फोर्स जो है वो इसके इधर वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, नहीं करेगा? करेगा ना। लेकिन अगर कोई, ये कौन सा वाला फोर्स है? ई इंटू ई वाला फोर्स है वो। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, समझिए मेरी बात को, तो ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया ना। बात में आ रही क्या? इसको प्रभावित नहीं करेगा, परपेंडिकुलर मोशन करते करते इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। बात में आ रही क्या? अरे बात में आ रही है? परपेंडिकुलर वेक्टर डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करता रहेगा और आगे बढ़ेगा, तो मोशन आपको कैसा दिखाई देगा? बात में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर गया तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना, तो ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन को आगे मत बढ़ाओ तो एक जगह पे। बात में आ रही क्या? पानी के अंदर जो मैकेनिकल वेव बनती है वैसी होती है, सारे के सारे पार्टिकल्स बस ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, एक साथ करते हो आपको वेव ऐसे ऐसे दिख रही होती है। बात में आ रही क्या? ये वेव यहाँ भी बन रही है लेकिन पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं क्या? नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वेव इधर जा रही है, ऐसा होता है। तो सेम गोज हियर, इलेक्ट्रॉन अपना मोशन करते रहेंगे, जो रैंडम मोशन है उस मोशन को करते 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 इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेंगे? आगे। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल लो, समझे? ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर तुम समझ गए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से कुछ कुछ होता है। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहेगा। अरे तुमको करंट फ्लो करानी है ना भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तभी कराओगे। इलेक्ट्रॉन हरहरा के चल नहीं पाएगा, होगा क्या? देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चलेगा, लेकिन फिर यहां पे लड़ जाएगा। अब यहां लड़ा तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाए, बस मेरी का यहां लड़ा तो इलेक्ट्रॉन इधर निकले। इसको मत देखना, लड़ा ये भी तो आगे बढ़ रहा ना, ये भी आगे बढ़ेगा, लड़ेगा और उसका इधर निकल जाए, कोलिजन होगा, इधर निकल जाए। इधर निकलेगा, जब कोलिजन होगा तो इधर के तरफ ही घूमेगा, लेकिन इधर जब घूमेगा तो इसको फिर याद है, कह रहे यार इधर तो एक फोर्स लग रहा है, तो इधर मतलब जा रहे, लड़ा इधर आया, फिर इसको याद आएगा जब इधर आता है कि अरे यार उधर जाना है, फिर रुके 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 फिर इधर चलेगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल उधर का तो फोर्स लग ही रहा है ना। ये यहां पे एक एटम, ये इलेक्ट्रॉन आया, लड़ के इधर आएगा, लेकिन फिर घूम के, आपको बात समझ आ रही क्या? तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मोशन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, लड़ के फिर घूमेगा, फिर इधर चलेगा, फिर लड़ के घूमेगा, बात समझ आ रही क्या? तो इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअस मोशन करेगा वो दो टक्कर के बीच में करेगा, टकराया फिर कंटिन्यू करेगा, फिर टकराएगा, टकराया तो कंटिन्यूटी खत्म हो गई ना। दो कंटिन्यूअस मतलब बैक टू बैक जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको भाई, कॉन्सिक्यूटिव, दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली चल पाएगा। अरे बात में आ रही क्या? एक जैसे कि एक बार अगर कोलिजन हुआ, एक बार कोलिजन हुआ तो उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अरे जा रहा था ना, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी मिली, तो इधर आ रहा था, अब इधर आने के बाद इसको याद है फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो इधर आया और फिर घूम के इधर जाएगा ऐसे। तो देखो जब यहां से टकरा के इधर निकला और फिर वापस इधर गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे गया और टकरा के इधर ना आए, इधर चला जाए, फिर इधर हो जाए, बस मेरी क्या? तो दो लगातार कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन आराम कर पा रहा है। ऐसे समझो कि एटम खड़ा है, इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, तुम आओ मैं तुमको मारूंगा। इलेक्ट्रॉन आया, एटम से मार खाया, फिर आगे बढ़ा, फिर मार खाया, फिर आगे बढ़ा। तो दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन को आराम मिल पा रहा है, बस मेरी क्या? तो दो कॉन्टिन्यूअस कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को जितने देर के लिए आराम मिलता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, बस मेरी क्या? दो लगातार कोलिजन के बीच में जितने देर के लिए इलेक्ट्रॉन चल पाता है शांति से बिना कोलिजन के, बस मेरी क्या? द टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव कंटिन्यूअसली इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। आपको मेरा समझ में आई? अब जितने देर इलेक्ट्रॉन आराम से चल पा रहा है उतने देर के लिए आप मोशन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि टकराने के बाद तो काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, वेलोसिटी बदल सकती है, बात समझ आ रही क्या? कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से एटम को हल्का सा हिला देगा, वो कुछ एनर्जी वो उसको देगा, कुछ इसको देगा। अब एनर्जी का एग्जैक्टली कितना ट्रांसफर हुआ वो तो माइक्रो मैकेनिक्स चल रहा है, यहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। इतना समझ में आता है ना कि इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो जितने देर तक कोलिजन के पहले चला उतने देर में वेलोसिटी डिफाइन की जा सकती है, उतने देर में एक्सेलरेशन भी डिफाइन किया जा सकता है, और उतने ही देर में फोर्स भी डिफाइन किया जा सकता है, बात समझ आ रही है? और उतने देर का टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब समझो, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा जाएगा, मान लो करंट चल रही है इस तार में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ गया, इसमें टकरा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर अब आगे तो बढ़ नहीं रहा है, तो क्या इस तार में करंट रुक जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई और इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा ना। 100 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 100 एक साथ टकराएंगे? हो सकता है कि एक टाइम पर 10 तो टकरा रहे हों, बाकी 90 चल रहे हों, बस मेरी क्या? अगले टाइम पे दूसरे 10 टकरा जा रहे हो, बाकी 90 चल रहे हो, तो एक एवरेज करंट चलती रहेगी तार में हमेशा। अगर एवरेज करंट चल रही है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर ऑन एवरेज 90 इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टकरा रहा है, फिर 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 आ रहा है, टकरा रहा है। तो मान लो यहां से यहां तक कुछ वेलोसिटी तो चला ना, वो एवरेज वेलोसिटी आप समझते हैं, आप निकाल सकते हैं। टोटल डिस्प्लेस कितना हुआ अपॉन में टाइम कितना लिया, टोटल डिस्प्लेस कितना हुआ अपॉन में टाइम कितना लिया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार तो चल नहीं रहा ना तार में, रेजिस्टेंस को दिक्कत कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से तार में चलता है इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत ज़्यादा हद कम होता है। आपको कहते क्लास 11 में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो आपके तार में घूम रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? उसकी वेलोसिटी 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड क्वार्टर की होती है। मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन मात्र 10⁻² सेंटीमीटर ही चल पाता है, 0.02 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का 100 हिस्सा करो, कर पाओगे? हमसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना प्रैक्टिकली। अरे भाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आधा हिस्सा करो,
2 हिस्सा हुआ भी, आपको 100 हिस्से करने हैं, बस मेरी क्या, तो सिर्फ उतना चलता है इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में। बात समझ आ रही क्या? तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको इक्वेशन निकालना है, बहुत सरल है। सुनो, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से है ना, इसके पहले यहां एक एटम बना दे रहे हैं, लेट्स से ना, हम एक एटम बना दे रहे हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इधर टकराया और इधर चला गया, यही इलेक्ट्रॉन है। कोलिजन यहां हुआ, एक कोलिजन C1 लिख दे रहे हैं, एक कोलिजन यहां हुआ। ये C1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और दूसरा कोलिजन यहां पर हुआ, ठीक। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन चला है, तो इस कोलिजन के बीच में आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। अब सुनो, वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम से निकाली जा सकती है। देखो, जहां पर फोर्स दिखाई दे वहां से वेलोसिटी तुरंत निकाली जा सकती है ना। फोर्स के इक्वेशन से आप एसएचएम का इक्वेशन निकाल सकते हैं, आपको पता है ये बात। मतलब फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? मास से डिवाइड कर दो, बस मेरी का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कितना लग रहा है? बराबर -q इंटू ई, मतलब इसको -e इंटू ई लिख दो। ये माइनस क्यों है समझ रहे हैं आप? क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। हम लिख दे रहे हैं ना, सिंस वेक्टर F एंड वेक्टर E आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। F को आप m इंटू ए भी लिख सकते हैं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये ऐसे रहेगा -e इंटू ई। एक्सेलरेशन निकाल लो पहले। एक्सेलरेशन क्या होता है? -e इंटू ई अपॉन में m, ये हो गया एक्सेलरेशन। आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जितने समय के लिए इलेक्ट्रॉन चला है। इलेक्ट्रॉन कितने समय के लिए चला है? रिलैक्सेशन टाइम के लिए चला है, बात में आ रही क्या? तो उस टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं? टाउ। ये है क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बात समझ आएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ निकला ना, -e इंटू ई अपॉन में m इंटू टाउ, खत्म बात। इतना ही प्रूव करना है, बात समझ आ रही है? अभी इस फॉर्मूले के आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। अभी इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें पोटेंशियल इन्वॉल्व करेंगे, फिर पोटेंशियल के बाद ओम्स लॉ लगा करके वहाँ पे IR लिखेंगे, बात समझ आ रही है? फिर वहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, बहुत सारा कुछ काम करेंगे, ठीक है? तो आप पहले इसका स्टेटमेंट हम लिखवा दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डायरेक्शन किसका? अरे भाई, फोर्स का डायरेक्शन तो बहुत सरल है। देखो, इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? प्लस की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था? प्लस से माइनस, प्लस किधर? इधर, माइनस इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इधर हो गया, तो अपोजिट हो गया ना, इसमें माइनस लगा हुआ है। चलिए लिखिए, क्या लिखे हो पहले बताओ। पढ़ लो ना पूरा, फट से पढ़ लो, क्या दिक्कत है? It is defined as the average velocity with the fixed the free electron gets drift towards the positive electron conduction under the influence of an electric field applied across the conductor. गेट के बाद ड्रिफ्ट लिखो, ड्रिफ्टेड लिखो। ड्रिफ्टेड ना, ड्रिफ्ट पढ़े हो, हमको लगा रही। अरे ध्यान दो, अंग्रेजी का 12 में चले गए हो, अंग्रेजी का पेपर भी होगा ना। हाँ जी, आगे सुनिए। तो आगे लिखिए, पहले एक नोट लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर। अच्छा, ये 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड बोले ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो लिखो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। खुद से एक बार वेरीफाई कर लेना इस बात को, मतलब सेंटीमीटर वाला डेटा सही है, आप मीटर में देख लीजिए, हम सही कन्वर्ट किया ना। -4 ही होगा ना, 100 से डिवाइड करेंगे ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो -4 हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब आगे लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए इसका।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लिखिए लेट v, कैपिटल V लिखना, लेट v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट v इज द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of a conductor, applied across the ends, ENDS, ends of a conductor, of length छोटा l, of length छोटा l। हो गया, फुल स्टॉप। नीचे लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, नीचे फॉर्मूला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर V/L। लिखिए इस बात को, द इलेक्ट्रिक फील्ड V/L। हो गया, आगे लिखिए नीचे। अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है ये आप जानते हैं, वही बात कर रहे हैं, V बराबर निगेटिव इंटीग्रल EDR है ना, ये होता है। यहाँ पे इस माइनस एन का मतलब होता है, बताओ ना भाई, इस माइनस एन का मतलब बताओ इस फॉर्मूले में। ये माइनस एन क्या, अरे ये हम लोग पढ़े हैं ना, ये लोग पढ़े हुए, आपके नोट पे लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, इस माइनस का मतलब भी लिखा हुआ है आपके नोट में। माइनस एन का मतलब पोटेंशियल निगेटिव, समझ में नहीं आया। डायरेक्शन निगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन तो नहीं होता, डायरेक्शन फील्ड का फोर्स का होता है। पोटेंशियल एक पॉइंट का बिहेवियर, आपको पता है ये बात, पोटेंशियल इज द बिहेवियर ऑफ अ पॉइंट। अरे ऐसे मत करो। उस माइनस साइन का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही होती है जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है, उस माइनस साइन का ये मतलब होता है ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ऐसे बोलेंगे ना, ये सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है। आपको ये बात हम बताए हुए पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल लेकर के, पॉजिटिव चार्ज से जितना ही दूर जाएंगे उसका पोटेंशियल उतना ही घटेगा, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। बात में आ रही क्या? अरे हम लोग पूरे फिजिक्स में टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं ना, इसलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल इस बात को समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे, KQ/R होता है ना पोटेंशियल का मामला, तो चार्ज तो कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है, तो चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल घट रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज में कैसे होता है, बाहर की तरफ, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना। और नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही बात सत्य थी, बात में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है नेगेटिव चार्ज में। देखो जो बात सच है वो सबके लिए सच है, ऐसा नहीं है कि सर प्लस के लिए कुछ और बिहेवियर माइनस के लिए कुछ और, कोई फॉर्मूला बना हुआ है। आप कहीं भी पूरे फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं कि सर ये फॉर्मूला सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ये फॉर्मूला सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप फॉर्मूले को सही से समझ नहीं पाए, ऐसा होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए भी ये सत्य है, डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और आप जैसे जैसे पास में आ रहे होते हैं वैसे वैसे निगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, बात मेरे क्या, लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल घट रहा होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का असर ज्यादा वहां प्रोटॉन का कम, बात में आ रही क्या? तो ये सत्य बात है, ठीक है। आप समझ कितना पा रहे हैं वो जरूरी है। हाँ जी, को कहते लिखिए आगे, लिखिए 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 लिखिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, the direction of electric field is opposite to that of the force, opposite to that of the force on an electron, on an electron। सही पता नहीं है? नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, the force experienced by free electrons, the force experienced by free electrons, electrons लिख दो, free electrons, नीचे लिखिए F बराबर -E × E,
वो एफ और ई को वेक्टर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एफ और ई को आप चाहे तो वेक्टर कर दें, हम लोग मैग्नीट्यूड अभी लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ बराबर माइनस ई इंटू, ये वाला इक्वेशन लिखना था आपको, माइनस ई इंटू ई। हाँ बेटा, क्या चीज़? अरे कंफ्यूज नहीं होना, सुनो बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? नहीं, वो माइनस साइन सिर्फ इतना बताता है कि उसका चार्ज प्रोटॉन के अपोजिट होता है। चार्ज की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है ना, तो फिर सिंबल का कोई महत्व है उसके लिए नहीं है ना। तो चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, सिर्फ ई बोलेंगे आप। निगेटिव का मतलब होता है कि प्रोटॉन का अपोजिट नेचर का होता है, क्योंकि हम प्रोटॉन को पॉजिटिव लेते हैं। आप प्रोटॉन को, इस बात को आप समझिए, आप प्रोटॉन को पॉजिटिव मानते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या माइनस 1.6 लिखते हैं। चार्ज का अमाउंट तो वो 1.6 वाला ही होता है। बात में आ रही क्या? फॉर्मूले में जो माइनस आ रहा है उस वो माइनस कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन समझिए। यहाँ पर जो माइनस आ रहा है, ये तो ई तो उसका चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। बात में आ रही क्या? और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस का सिग्निफिकेंस ये है, ये जो माइनस आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लस की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की तरफ से आएगी। बात में आ रही क्या? इसको समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स किधर जा रहा है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कब? जब इधर प्लस है और इधर माइनस है। इस बात को आप समझिए। इसीलिए जो F होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के। F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के। और चार्ज की वैल्यू रख देंगे, सिर्फ ई रखेंगे, चार्ज की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू का मतलब क्या होता है? सिर्फ वैल्यू, मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसके लिए आप जबरदस्ती साइन का सिग्निफिकेंस मत बनाइए, है ना। चलो वो फिगर बना लो बहुत तेजी से। प्लस माइनस ध्यान से बनाना, ये नहीं कि ये बना दिया अपने हिसाब से, ये बना दिया मेरे हिसाब से। आप समझ करके आराम से बनाएं। कंडक्टर का जो साइड नेगेटिव वाले से कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव रहेगा, जो साइड पॉजिटिव से वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ दिखाएंगे आप। बना लिए फिगर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को। ये जो इतना सारी चीज़ है ना, टाउ, इस टाउ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। हाँ जी देखिए समझिए, आपको फोर्स पता है, आप ये फोर्स का इक्वेशन लिखिए ना, F बराबर माइनस ई। अब इसके आगे देखिए समझिए मेरे बात को, कि यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू उसके नीचे लिखिए, ये लिखिए और ये लिखिए, यहाँ तक आप लिखिए, ऊपर तक यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ तक लिखिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। एक्सेलरेशन तक लिखिए,
हो गया। चलो देखो एक्सेलरेशन अगर तुम लिख लिए तो तुमको समझ में आना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉन जो है, हम यही बात हम समझा जा रहे हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे समझाना जा रहा है। अगर तुमको इतनी बात पूरी समझ में आ गई तो तुमको अब सारी बात और आराम समझ में आएगी। देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर दूरी चल के तो कोलाइड करेंगे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन जल्दी लड़ जाएंगे, है ना, कुछ थोड़ा ज़्यादा चल, जैसे कि इस फॉर एग्जांपल ये इतना लंबा चल रहा है और ये यहीं जाके टकरा के इधर भाग जाएगा, मतलब कोलिजन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन टकराया है फिर चलेगा, फिर ये चलता रहेगा, क्या पता आगे बहुत दूर तक चलता रहे। आप समझिए मेरी बात को, ये इलेक्ट्रॉन यहीं टकरा जाएगा। हर इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में जो समय है वो अलग अलग होगा, बात में आ रही है। और इलेक्ट्रॉन कोलाइड होगा तो उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, है ना, फिर से दोबारा से इसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही धीरे से स्टार्ट करेगा तो फिर लड़ जाएगा, फिर लड़ जाएगा, फिर स्टार्ट फिर लड़ जाएगा। असल में देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी कम इसलिए होती है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार चल ही नहीं पाते हैं, फोर्स तो लगातार दे रहे होते हैं आप देखिए, आप अगर एक कांस्टेंट फोर्स कंटिन्यू अप्लाई करेंगे, अगर एक कांस्टेंट फोर्स, इस बात को समझो, अगर एक कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई करते रहेंगे और कोई पार्टिकल चलते रहा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, उसकी वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ती रहेगी। जैसे कि हम तुमको ऊपर से फेंकें नीचे धरती पे तो पर सेकंड आपकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, नहीं, क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करती है ना। जी की वैल्यू बेसिकली अगर आप बहुत ऊपर ना जाए तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना, बहुत ऊपर अगर आप ना जाए तो मेरी बात को समझो, इलेक्ट्रॉन भी अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन चलता 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 उसकी पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज मोशन करने लगता। बस में आ रही है, यहाँ पर समझिए इलेक्ट्रॉन बार बार उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो चलना स्टार्ट करता है, लड़ा, वेलोसिटी जीरो, फिर स्टार्ट किया, फिर वेलोसिटी जीरो, लड़ जाता है, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कम आती है इलेक्ट्रॉन की। अब क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती है तो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी समझो, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मान लो v1 बराबर u प्लस ए टी, आप जानता है इनिशियल वेलोसिटी मान लो किसी की u1 थी और एक्सेलरेशन a है ना, और इनटू t1 टाइम। बस मैंने कहा अरे फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा ना, नहीं समझेगा मेरी बात को, फोर्स तो सब पर q इंटू ही लगेगा ना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है, फोर्स भी उतना ही होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है q इंटू ई बाई एम, ये तो ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू हुई, आप समझ रहे मेरी बात को, ये कांस्टेंट है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है तब तक ये वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि ई बाई एम रेशियो होता है, आपको पता है ये बात क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, ई बाई एम का रेशियो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन ए मास, ये कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही है जब तक कि आप बैटरी का सोर्स नहीं बदल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स, तो ये कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। सिमिलरली डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन बराबर दूरी नहीं चल रहा है ना, कुछ जल्दी टकरा जाएगा, कुछ लेट में टकराएगा। तो सबके लिए अगर वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 प्लस a तो सेम रहेगा t2, है ना। इसी प्रकार से आप क्या लिख पाएंगे, v3 बराबर u3 प्लस at3, और इसी प्रकार से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो nवें इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिख पाएंगे vn बराबर un प्लस a इंटू tn। अरे बात मेरी क्या, क्लास 11 से अगेन एक कॉन्सेप्ट आपको मैं याद दिला, इतना क्लियर है। कक्षा 11 से आप ये क्या, ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्लास 11 से अगेन एक कॉन्सेप्ट आपको मैं याद दिलाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए, वो होता है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस v2 बाई 2, ये होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में लैप्स टाइम भी होता है, और ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ऐसा नहीं बनता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ही होता है मात्र, ये फॉर्मूला सिर्फ एवरेज वेलोसिटी के लिए होता है। अगर मान लो कोई पार्टिकल है, कुछ दूरी v1 से तय किया, कुछ दूरी v2 से तय किया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2 बाई। अगर कोई पार्टिकल है जो कुछ दूरी v1 से तय किया, कुछ v2 और कुछ v3 से, उस केस में क्या हो जाएगा, बाई 3। एवरेज निकालना आता ना आपको, जितने नंबर हैं सबको जोड़ दो और उतने नंबर डिवाइड कर दो,
अगर n नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन में n, सही बात है क्या? तो आप समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, आप समझिएगा इस बात को कि एवरेज वेलोसिटी बराबर आप क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन में n। आपको v1 v2 v3 सबकी वैल्यू पता है ना, सबकी वैल्यू उठा के रखो उसमें, एक बहुत सुंदर सा चीज़ मिलेगा ना, आप खुश हो जाएंगे देख करके। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं v-avg लिख दे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो v1 v2 v3 सबकी वैल्यू रखोगे तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, u1 प्लस 81, v2 की वैल्यू क्या आएगी, u2 प्लस 82। ऐसे करते करते लास्ट में vn की वैल्यू क्या आएगी, un प्लस a इंटू टी एन अपॉन में n, है ना। अच्छा देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस un, एक तरफ लिख सकते हैं उसको एक तरफ लिख दीजिए ना। तो जो v एवरेज है ये आ जाएगा एक तरफ u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे करते करते सारा u वाला सबकी इनिशियल वेलोसिटी एक में ऐड कर लो, और प्लस क्या बचा, 81 प्लस 82 प्लस 83 प्लस 84 डॉट 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 80n। सब में 80m नहीं बोल रहे हैं, 80n बोल रहे हैं। सब में एक्सेलरेशन है सेम, उसको कॉमन कर लीजिए। अगर आप एक्सेलरेशन कॉमन करेंगे वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ऐसे करते करते tn अपॉन में, सबके अपॉन में n है ना। एक काम करो, इसका n इसको दे दो और इसका इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स है ना, डिवाइड कर सकते हैं। अरे आपको पता ही नहीं पता है, हाँ पता है ना, ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब अगर a प्लस b बाई सी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, सही बात है, ठीक है। अब आप मेरे बात को समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। देखो उसमें दिख रहा है यहां तक का, ये नीचे वाला दिख रहा है इक्वेशन, ठीक है। देखो मेरी बात को समझो, जब कोलिजन होगा, मेरे बात का उत्तर देना, जब कोलिजन होगा, निधिका उसमें ना इंक है उस वाले रूम में, लेकर के आओ तो, अलमारी में रखा होगा। जब कोलिजन होगा तो उस टाइम पे पार्टिकल कोलिजन के जस्ट बाद चलना शुरू किया, आप मोशन को वहां से कंसिडर करना स्टार्ट किए, और मोशन कहां तक माने, जहां तक अगला कोलिजन हुआ, ठीक है। अगला कोलिजन होने के जस्ट पहले तक आपको कंसिडर करना है मोशन। जब कोलिजन हुआ उसके तुरंत बाद पार्टिकल किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर सकता है ना, लेकिन उसको मोशन करना है फोर्स के डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी, जीरो होगी। ये बात आपको समझ आ रही है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अरे बोलो, हम जो कर रहे हैं उनको कर रहे हैं, तो हम जो तुमसे पूछ रहे हैं वो बताओ। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो होगी। पार्टिकल की अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या सारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी या सिर्फ एक की जीरो होगी, सबकी जीरो होगी। आप मेरी बात समझिए, एक फुटबॉल है, उसको दूसरे फुटबॉल लड़ाओगे, ठीक है, वो लड़के फिर दूसरी साइड जाएगा ना। तो अगर दूसरी साइड जा रहा है, हम मेरी बात समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम में आके टकराया और इधर गया, ठीक। तो जब ये एटम है, मान लो एटम मतलब आयन, और जब इसमें टकरा के इधर जाएगा तो इसकी इधर में तो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ इनिशियल, लेकिन इसको जाना किधर है, उधर। क्या ये पार्टिकल इधर जा रहा है टकराने के बाद, नहीं जा रहा ना। जब ये पार्टिकल इधर जाना स्टार्ट करेगा तब तो आप काउंट करेंगे, इधर जाना स्टार्ट करेगा तो इसकी इधर जाने की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। अरे बात नहीं, जिस डायरेक्शन में आप पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मोशन कराना चाहते हैं उस डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इस सबकी जीरो है। तो जब सबकी जीरो तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये बचेगा। अब थोड़ा इसको देखो, हैं? अरे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई गाड़ी है, ठीक, कोई गाड़ी है वो इधर जा रही है, बाइक पे इंसान बैठा, बाइक से इधर जा रहा है, ठीक है। अब जब बाइक से मतलब घर से निकला, इंसान इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन टकरा के अपने घर से बाहर निकला, इधर जा रहा है।
लेकिन घर से फ़ोन आया कि ऐसा है वापस आइए कुछ काम है, तो वो आदमी वहाँ गाड़ी रोकेगा, गाड़ी मुड़ाएगा, फिर धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट कर इधर जाएगा ना। तो इधर जब आना स्टार्ट किया उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। बात में आ रही क्या? अरे जब इधर जा रहा था तब तो वेलोसिटी कुछ लेके गया, जब वापस मुड़ के आना हुआ तो गाड़ी जब मुड़ाएगा रुक करके तभी तो इधर आएगा। तो इधर के डायरेक्शन में मोशन के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब इधर जब घर आ रहा है तो ना गाड़ी स्पीड बढ़ाएगा। पास में आ रही है? तो जब इलेक्ट्रॉन फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा तो शुरुआत में 0 से स्टार्ट करेगा ना, धीरे धीरे बढ़ाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इसीलिए हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। तो सबके लिए U1 भी 0, U2 भी 0, U3 सब 0, तो ये पूरा 0 हो गया, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो V एवरेज बचा वो क्या बचा? A इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3। बस मेरी क्या, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एवरेज टाइम। क्या ही सही बात है क्या? अरे बोलो, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम लिया। हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम क्यों लिया? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग दूरी चला है, कुछ जल्दी टकरा गया, कुछ देर में टकरा है। तो सबके द्वारा चली गई दूरी अलग अलग टाइम में होगी ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा चला कुछ कम चला। तो हर इलेक्ट्रॉन का लिया गया समय जोड़ दीजिए और उसको टोटल नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज आएगा। ये एवरेज तो लिखा हुआ ना। तो ये वाली वैल्यू क्या है? ये है एवरेज टाइम इलैप्स्ड, पूरा खर्च किया हुआ एवरेज टाइम है प्रति इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का। अगर n से डिवाइड नहीं करते तो सबका टाइम मिल गया होता, टोटल टाइम टेकन बाय ईच इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ टोटल टाइम हो जाता। n से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब पर इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का। बात में आ रही है? आपको वो चीज़ लिखनी है, ठीक है, आपको वो लिखना पड़ेगा। अरे बोलो, समझ आ रहेगा? तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर वही वाला जो टाइम है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या था? वही ना कि दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कितना चल रहा है। अरे तो सर दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि दो कोलिजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन बराबर थोड़ा चल रहा है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के बीच चलने वाला टाइम बराबर नहीं था, अलग अलग था ना। कोई T1 समय तक चल रहा था फिर लड़ रहा था, कोई T2 समय तक चलने के बाद लड़ रहा था, कोई T3 समय तक चलने के बाद लड़ रहा था। तो हम एवरेज कितना लड़ रहा है? एवरेज कितना समय तक इलेक्ट्रॉन लड़ रहे हैं? तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn अपॉन में n। ये जो डॉट 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 का मतलब क्या समझते हो? मल्टीप्लाई T1 प्लस T2 प्लस T3 मल्टीप्लाइड बाई T4 मल्टीप्लाइड, है ना? सब पॉजिटिव, जैसा इधर है वैसा ही आगे रहेगा ना, सब का सब एडिशन, नो मल्टीप्लाई, एडिशन। ठीक है जी, आप लिखिए, यहां से स्टार्ट करिए, पहले वहां तक लिखिए बहुत तेजी से, वहां तक लिखिए, फिर उसके नीचे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर अब यहां से ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कभी कभी हमको लगता है ऐसा, फॉर माई सेल्फ आई फील लाइक, फिर हमको याद है अच्छा नहीं, यहाँ तो आप लिख रही हैं, हाँ करिए। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, हम लोग यहाँ से वी रीच्ड देयर। तो आगे देखिए, आपने ये जो फॉर्मूला प्रूव किया ना, वी एवरेज बराबर ये जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, वो खत्म हो गया। तो क्या बचा? एक्सेलरेशन इनटू, ये फिर से लिखते हैं इसको हम एक बार, T1 प्लस T2 प्लस Tn तक और डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इसके बाद देखिए हियर ये जो फैक्टर है, मतलब T1 प्लस T2 वाला फैक्टर जो एक्सेलरेशन का जुड़ा हुआ है, दिस, इसको बोलते हैं हियर, दिस इज, इसको बोलते हैं एवरेज इलैप्स्ड टाइम। इलैप्स का मतलब ये होता है कितना खर्च किया गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दो नाम जानते हैं इसको, इज एवरेज इलैप्स्ड, एवरेज इलैप्स्ड टाइम। ठीक है, या फिर और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम का रिलैक्स कर रहा है ना बीच में, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और इसको और डिनोट करते हैं किससे? इट इज डिनोटेड या फिर सिंपलाइज्ड, डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट टाउ। ठीक है जी,
टाउ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया आपका क्या, रिलैक्सेशन टाइम। और फिर उसके बाद फॉर्मूला यहाँ पे ले लेंगे, फिर इसका सीधे ये लिखेंगे आप, और फिर दिस, बस फट से लिखिए इसको, खत्म करते हैं इसको। आप सारा मतलब लिख लेंगे कि वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आप लिख लेंगे इस बात को, वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, और ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए तो आपको रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसका ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, करंट कितना पैदा करेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए अगला, जितने लोग लिख लिए हैं और जितने नहीं लिखे हैं हेडिंग लगा जल्दी से। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। उन लोगों को पता नहीं ना, इसी मजा आता है ना, इसी मजा नहीं आता मजा। अरे ई वाई एम का रेशियो निकालता हूँ बैठ के। चलो हाँ, देखो क्या करना है, वो जो चित्र बनाए थे उस चित्र को थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे, मतलब जूम नहीं करेंगे ज़्यादा। अगेन मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में आप एक तार जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस, चलो ऐसा मान लो, यहाँ पे एक की लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे की क्लोज कर दीजिए। इस कंडक्टर का जो ये दिस एरिया और दिस एरिया ना, बोथ आर क्या हो जाएगा, इक्वल है, यूनिफॉर्म वायर है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर ऑफ लंबाई यल। इसकी लंबाई कितनी है, यल है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। वेरी गुड ना, आप बहुत तेज हैं। इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट अस कॉल इट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे ये प्लस वाला है ना, तो प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर आएगा, फोर्स लगेगा इधर, और कितना फोर्स जाएगा, माइनस क्यू, बोलो ना, एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई, यही लगेगा ना। ठीक है, अरे ई बड़ा रहेगा, थोड़ा लिख दिया हम।
माइनस Q इंटू ई। हाँ अब ठीक है, देखो मेरी बात समझो, हम क्या बोल रहे हैं, फिर गलत लिख दी क्या गलत लिख दिए? सुनो, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये समझो। मान लो इस पूरे के पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा? हेडिंग क्या लगाए हो? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है भाई? A इंटू एल। समझ में क्या? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है ना एरिया इंटू लंबाई। अगर आप सिलेंडर जानते हैं तो भी आपको पता होगा, नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ। मान लो कि इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the volume of the conductor, in the volume of the conductor। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया? A इंटू एल हो गया। अगर वॉल्यूम A इंटू एल है, अगर वॉल्यूम A इंटू एल है तो आप मेरी बात समझिएगा, असल में ना n नहीं मानते, इसको पर यूनिट वॉल्यूम मानो ना। लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, फॉर्मूला वैसे भी आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, लेकिन जो किताब में है वो ज़्यादा जरूरी है, वही समझना है आपको। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है तो v वॉल्यूम में कितनी होगी? n इंटू एल हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन v वॉल्यूम कितना हो जाएगा? n इंटू वी, n इंटू वी की वैल्यू a इंटू एल। क्या आपको समझ आ रहेगा? a इंटू एल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? वो चार्ज जो चलने के लिए रेडी है, टोटल चार्ज इन v वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इतने इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज के लिए ई से गुणा कर देंगे, बात में आएगा। इतना इलेक्ट्रॉन है NaL और इसमें किससे गुणा कर देंगे? ई से गुणा कर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, दो का 2e है, तो इतने सारे का इतना ई है, बात में आएगा। ई की वैल्यू रख देंगे 1.6 वाली वैल्यू। तो ये हो गया चार्ज की वैल्यू, टोटल चार्ज की वैल्यू हो गया NaLe, नाले, बात में आएगा। ये हो गया चार्ज की वैल्यू, हो गया चार्ज की वैल्यू नाले, उस पूरे के पूरे नाले के अंदर, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल नाला। अच्छा अब एक बात को समझो, क्या हो गया? अब एक बात को समझो, हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन होती है? बोलो यार, ओहो, Q/T होती है ना। अरे देखो, इलेक्ट्रिक करंट I बोल ले इसको, ये किस प्रकार से डिफाइन की जाती है? I बराबर Q/T, ठीक है। एक बात समझो, एक बात समझो, अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसे चलेगा ना, हाँ, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से चल रहा है, यल दूरी तय करने में, मान लो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, ये करंट कब पैदा होगी? जब q अमाउंट ऑफ चार्ज t टाइम तक चलेगा। तो हम इस t टाइम को कौन सा टाइम मान रहे हैं? यहां से यहां तक जाने का टाइम, बात में आ रहा है क्या? इस t समय को मैं मान रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट को x मान लो भाई, और इस पॉइंट को y मान लो, जब इलेक्ट्रॉन x से y, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? l डिस्टेंस कवर किया, बात में आ रही क्या? हम यहाँ लिख दे रहे साइड में, है ना, t इज द टाइम टू कवर एक्स वाई बराबर l यूनिट लेंथ बाई द चार्ज q। चार्ज q के द्वारा यल दूरी तय करने में जो समय लगा, हम उसको कौन सा टाइम मान लिए? t मान लिए।
आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी चलते हैं? वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलता है, अरे चलता है ना, अभी तो निकाले पूरा 1-2 घंटा उसी में बीत गया अभी। अच्छा ऐसा ही होता है क्या? हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। क्या होता है फॉर्मूला इसका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अरे वीडी से कितना दूरी तय कर रहा है? एल कितने टाइम में? टी। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा? एल अपॉन में वीडी हो जाएगा। बोलो सही बात है ना, क्योंकि ये टाइम अपने से माने थे ना। लेंथ तो कंडक्टर का दे रखा था सवाल में, एल। सवाल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको पता ही होती है, वीडी। टाइम तो आप खुद से माने, अरे नहीं माने क्या? हाँ, आप माने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज चल रहा है टी टाइम में यहां से वहां, एल दूरी। तो आप क्यू भी माने थे, इसीलिए हम क्यू की वैल्यू निकाले। आप टी भी माने थे, इसलिए हम टी की वैल्यू निकाले। हम उस टी को यहां रख नहीं सकते क्या? कोई दिक्कत तुमको? रख तो रखो फिर। आई बराबर क्यू की वैल्यू क्या है? ये एन नाले अपॉन में टी की वैल्यू क्या है? एल इंटू, अच्छा एल अपॉन ना, तो वीडी ऊपर चला जाएगा। वीडी यहाँ लिख दे रहे, फिर वीडी विल गो ऊपर। आई बराबर नाले का एल कट जाएगा, है ना? ठीक है, बनेगा एन ई ए वी डी। इस फॉर्मूले को रटने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से। ठीक है, आप कैसे रटेंगे मेरे को नहीं पता, मैं कैसे रटा मैं वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप इस पर रखते है ना, नी ए वी डी, मतलब सॉरी एन ई ए वी डी, वो आप समझाएं। अरे नहीं, वो बस हम रिलेट कर रहे थे ना। एक परफ्यूम होता है निविया मैन, तो हम उसे याद किए थे, है ना। निविया मैन लगा करके वेलोसिटी में बाइक पे एन ई ए वी डी आप याद कर लीजिए ना। ठीक है, ये दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ये आपके रिलेशन की वो नैया है, रिलेशनशिप। ये आपके रिलेशन की वो नैया है जिस नैया में आपको बैठेंगे तो आपका बोर्ड पार हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा है कि अपने बोर्ड से परेशान मत हो ना, वो बोर्ड तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मेरा ये बोर्ड है। अपने बोर्ड से आप प्लीज़ परेशान ना हो, अपने बोर्ड का वेलकम करें आप। ठीक है, यू वेलकम योर बोर्ड विल वेलकम यू। ठीक है, आप अपने बोर्ड का वेलकम करेंगे तो आपका बोर्ड आपका वेलकम करेगा। आप अपने बोर्ड से गुस्साएंगे, आप सोचो अगर बोर्ड गुस्सा गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद देखो पैर नहीं हिलाना चाहिए, पार्किंसंस डिजीज हो जाता है, समझे? लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं, पैर हिलाने से पार्किंसंस डिजीज नहीं होता है, लेकिन उसका पहचान होता है वो। तो पैर हिलाना बंद करो। जाके पढ़ना पार्किंसन डिजीज के बारे में, बहुत सुंदर बीमारी होती है, हो जाएगा, मजा आ जाएगा तुमको, जिंदगी में सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जल्दी लिखिए इसको फट से, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति जान दो, कुछ नहीं बोलेंगे, डिबेट हो जाएगा फालतू में। डिलीट नहीं होगा, डिबेट हो जाएगा बिना वजह का ना। कोई मंद बुद्धि देख लिया ना, जैसे बाहुबली पिक्चर में उसको मंद बुद्धि कह रहे थे ना प्रभास को, कोई मंद बुद्धि देख लेगा तो बस आपसे क्या मतलब है, हम राष्ट्रपिता ही राष्ट्रमाता ही बोलेंगे। सही बात, हमसे क्या मतलब है, हम तो इसमें पैदा नहीं है ना। हम तो नागरिक ही नहीं है, 18 साल मेरी उम्र ही नहीं हुई है, बताओ हम 16 साल के हम पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, सुनो, हो गया। यहाँ पर एक और इक्वेशन बन रहा होता है जो डायरेक्टली आपको काम देगा। ये जो आई बराबर एन ई ए है ना, एन इंटू ए इंटू ई, इसको रहने दीजिए, वी डी की वैल्यू रख दीजिए। वी डी की वैल्यू देखिए यहाँ निकाला ना, ठीक है, वी डी की आप वैल्यू रख दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। आप रख दिए टाउ इंटू ई अपॉन में एम। ठीक है,
तो इट बिकम्स आई बराबर, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दें, आई बराबर, हाँ जी, n बाई एम लिख दो अलग से पहले, ठीक है। उसके बाद देखो ई स्क्वायर लिख दो, देखो यहाँ स्क्वायर बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद ई लिख दो बड़ा वाला, फिर ए लिख दो, फिर टाउ लिख दो, जो चाहो वैसे लिख दो। ये n बाई एम, इसको साथ में लेना ना, बस दैट्स इट। इसको एक काम करो, टाउ वाला ले लो ना, इसको ऐसे लिखो, n बाई एम ईटा, 3 टो ई है जिसमें 2 टो ई स्क्वायर है। चलिए सवाल कर दे कि आगे बढ़े, जैसा बोलो सवाल दे। एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक सवाल लगाते हैं ना। देखिए प्रीवियस ईयर का है, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, सॉरी, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, estimate the average drift speed of conduction electrons, average drift speed of conduction electrons, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire, in a copper wire of cross sectional area, of cross sectional area 1.7 1.76 कर दो, 1.76 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर with a current with a current of 8.8 ampere, of 8.8 ampere हो गया। फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए, कंसिडर द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंसिडर द, उसी में फुल स्टॉप के आगे लिखो, कंसिडर द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एज 4 इंटू 10 टू पावर 28, 4 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, मतलब मीटर के पावर -3 भी लिख सकते हैं आप। लगाइए सवाल, लगाइए। -3, 10 टू पावर -3 लगाते देखो। अच्छा एक बार डेटा बता दो ना, हाँ करंट कितना दिया हुआ है, करंट है 8.8 क्या, ठीक है एम्पियर है, और क्या दिया हुआ है, एरिया कितना है 1.76 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर 28, अच्छा ठीक है, मीटर पावर -3, और कुछ दे रखा है नहीं, और कुछ चाहिए भी नहीं। फॉर्मूला आप जानते हैं, आई बराबर NEAVD, NEAVD, आपको VD निकालना है तो बाकी सारा क्वांटिटी एक तरफ कर दीजिए, VD बराबर हो जाएगा I अपॉन में NEA, I की वैल्यू रखेंगे आप 8.8 एम्पियर में, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 10 टू पावर 28, कोई दिक्कत नहीं है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19,
कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया कितना है भाई 1.76 इंटू 10 टू पावर -7। ध्यान रखो ये वेलोसिटी है, सारा यूनिट SI में है, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। हाँ जी, देखो एक काम करो, ये है ना ये 8.8 और ये 76, तो 28 88 दूनी 176 होता है क्या? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। देखो एक काम करो, इसको 8 से काटो पहले, तुमको देखा ना 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 से काटो कितना बचेगा? इसको भी काटो, 8 एक का 1.1, ठीक है। इसको काटोगे 11 एक कम 11 और 11 दूनी 22। अरे बोली सही बात है क्या? ऐसे कटेगा ये 0.02 हो जाएगा, ये 0.02 बार में कटेगा। अभी काटना पीटना आपको खुद करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये 0.01 हो गया और यहाँ पे देखो 16 चौको 64, 6.4 इंटू 10 टू पावर, अच्छा ये 0.2 भी है ना, 0.02 बचा हुआ है। और 10 का पावर देखो 28 है, 28 में से 18 गया तो 10 बचा, एक और गया तो 9 बचा, और 9 और 7 खत्म, 10 टू पावर 2 बचा। नीचे में 10 टू पावर 2 बचा। कैसे बचा? आप इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करके खुद पता करें कैसे बचा। जोड़ने घटाने हम नहीं सिखाएंगे अभी। हाँ जी, आप 10 टू पावर 2 को ऊपर भेजें। देखो ऊपर नीचे एक काम करो, पहले देखो एक अंक पे डेसिमल यहाँ, एक डेसिमल यहाँ, 10 से गुणा करके ऊपर नीचे डेसिमल हट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 64। ये 0.02 को तुम 2 लिखो, जब 2 करोगे तो ये 10 टू पावर 2 खत्म हो जाएगा, 2 0 खत्म हो गया। देखो क्या बचा, 1 बटे, देखो ये 64 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, 2 पावर 6, ये 2 पावर 6 है, और ये क्या है 2 पावर 7। बस मेरी क्या, अगर नीचे 2 होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अरे होता है ना, सुनो क्या बोल रहे हैं हम, 1/2 64 दूनी 128, तो इसको तुम ऐसे लिख दो 2 के पावर 7। सरलीकरण का तरीका, बाकी जो इच्छा। ये हो गया 1/2 के पावर 7, लिख सकते हैं ना, ये 1/2 के होल पावर 7 लिखा हुआ है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2 का मतलब 0.5 होता है। देखो 128 से डिवाइड करने से अच्छा आप 0.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो बाकी आपकी इच्छा, में कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा ये 0.5 के पावर 7, बात में आ रही क्या? 0.5 के पावर 7। तुम देखो अगर तुमको 1/128 हल करना है ना, बिल्कुल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना आएगा 5 के पावर 7? 25 25 25 25 का गुणा 25 का 625 होता है, 625 गुणे 25। देखो 5 5 5 5 5 और 5 5, ये बना 125, ये बना 125 और ये 5, ठीक है। 25 और 5 625, ठीक है। तो ये तो मिलकर 625 हो गया। 625 गुणे 125, हाँ जी करिए कोई। 125 25 625 के 5 हाथ से लगा 62, 125 दूनी 250, 250 और 60, 310, 312 के 2 हाथ से लगा 31, अभी दिख जाएगा 125 और 31, 125 दूनी 150, 250, 250, 250, 500, 500 750, 750 और 780, 783। क्या बोल रही हो? 78325, ठीक। इतना जल्दी कैसे यार? अरे कैलकुलेट, ओहो हाँ 78325, ये हुआ 78325। नीचे क्या है 10 टू पावर, हाँ हम 3 जोड़ दिए, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही। कैलकुलेटर का तो सही होगा, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, हम देख ली गलती कहाँ थी। 10 टू पावर 7, एक काम करो 1 2 3 4, इसको लिखो 7.8 है ना, 3 0 का यूज करके 1 2 3 4 0 का यूज करके 7.8 लिखो, उसमें क्या लिखोगे -3 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। आप समझे क्या? बाकी आप 1/128 भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलो?